Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will be starting our topic 8 which is gravitation. तो चलो gravitation के अंदर है ना हम सबसे पहले केपलर्स लॉज के बारे में सीखते हैं, ठीक है। केपलर ने ना 3 लॉ दिए थे। केपलर का फर्स्ट लॉ था वो था ऑर्बिट के बारे में। केपलर ने बोला कि ना जो सारे प्लैनेट्स हैं ना वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेंगे विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। देखो इसकी देखते हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun situated at one of the foci। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। मान लो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसमें प्लैनेट मूव कर रहा है, तो इसमें जो सन होगा वो या इस फोकाई पर होगा। इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो ऑल द प्लैनेट्स विल मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर लेट से सन है, ये होता है पेरीहिलियन, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है एपीहिलियन। तो पी से क्या है, पेरीहिलियन। तो यार वो ना इससे क्या पूछ सकता है, पेरीहिलियन ना क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन ऑन द इलिप्स, इट इज पेरीहिलियन। ए ये वाला पॉइंट इसको हम बोलते हैं एपीहिलियन। ठीक है, ये फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम सन होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन, इट वुड बी एपीहिलियन। ठीक है, सेकेंड लॉ जो था वो था लॉ ऑफ एरियाज। वो एरियाज के ऊपर लॉ बना था। उसने बोला देखो द लाइन, मान लो यही फिर से एक ऑर्बिट है, इसने बोला द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन, ये मान लो तुम्हारा प्लैनेट पी यहाँ पे था और ये तुम्हारा सन था एस, तो इसने बोला द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, मान लो ये एरिया और जब वो यहाँ पर था ये एरिया इक्वल होगा, बस लिख लेते हैं द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन sweeps equal area in equal interval of time। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स के ऊपर, लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स ये बोलता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तुमने सुना होगा इस वाले के बारे में, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बस ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ पीरियड्स। अब देखते हैं जो चैप्टर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस टॉपिक से ना इसके पर्टिकुलर वो फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं यार, तो इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, ये लॉ बोलता है कि हर बॉडी, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है ना वो हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ये लिख सकते हैं हम एवरी बॉडी इन यूनिवर्स attracts every other body with a force which is proportional to masses of both the bodies and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, it is proportional to the masses of both the bodies and inversely proportional to the square of distance between them। अभी अगर हमको ये इक्वल टू में बताना है तो ये आ जाता है F is equals to
g m1 m2 divided by r square, where value of g is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। m क्या है? तुम्हारा मास ऑफ द बॉडी। m2 क्या है? दूसरी बॉडी। लेट्स से ये बॉडी तुम्हारी m1 थी, ये बॉडी तुम्हारी m2 थी, इनके बीच में डिस्टेंस क्या था? r। तो इससे तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाए। यार देखो, अब इस पे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मास डबल हो जाए तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, रेडियस मतलब डिस्टेंस डबल हो जाए या फिर डिस्टेंस हाफ हो जाए तो तुम्हारे फोर्स के ऊपर क्या चेंजेस होंगे, क्या वो स्क्वायर हो जाएगा या फिर वो हाफ हो जाएगा। तो वो क्वेश्चंस तुम्हारे इस फॉर्मूला से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जो हम जी पढ़ते हैं ना वो। तो ये क्या होता है, कोई बॉडी है वो अगर नीचे गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो अर्थ या फिर किसी सेलेस्टियल बॉडी के कारण उसके ऊपर कितनी एक्सेलरेशन हो पा रही है, वो होती है जी। तो हम इसे बोल सकते हैं एक्सेलरेशन सेटअप इन अ बॉडी while falling freely under the effect of gravity alone। alone, ठीक है। तो क्या लिखा? एक्सेलरेशन सेटअप इन अ बॉडी while falling freely under the effect of gravity alone, मतलब अकेला ग्रेविटी का उसके ऊपर असर पड़ रहा है। जी का फॉर्मूला क्या आता है? जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को भी याद रखना। इस फॉर्मूला से कैसे सवाल पूछे जाते हैं? वो पूछते हैं कि जी किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, जी डिपेंड्स ऑन, दो चीजें लिखेंगे हम, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूला को देख के तुम सॉल्व कर पाओगे। देखो, जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये जो m है ये मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी है। मान लो हम इस पेन को देखना चाहते हैं, अर्थ के ऊपर इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो जी में इस मास का तो कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ अर्थ के मास का रोल है। तो हम बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, या फिर अगर तुम जी को मून पे स्टडी करना चाह रहे हो तो हम लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, ये रेडियस किसका है? ये रेडियस अर्थ का है। क्या ये रेडियस इस पेन का है? नहीं। तो इधर लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन दी रेडियस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। अब देखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, डज इट डिपेंड ऑन दिस मास ऑफ पेन? नो। तो ये मास ऑफ बॉडी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ना वो इसकी शेप पे डिपेंड कर रहा कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, क्या है, इससे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अभी देखो ये इस चैप्टर में हमारे दो फॉर्मूले हो गए। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला विच इज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एक हो गया हमारा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये दो फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में याद रखने हैं। अब हम समझेंगे इफेक्ट्स क्या होंगे जी के ऊपर विद ऑल्टीट्यूड, विद हाइट, विद रोटेशन एंड विद शेप। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ऑल्टीट्यूड का। देखो, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। तो ये बताता है जैसे जैसे तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी, तुम्हारी ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 माइनस, वैसे वैसे तुम्हारा जी कम हो जाएगा। तो क्या तुम ये बोल सकते हो एज हाइट इंक्रीजेस योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी डैश डिक्रीजेस। तुम्हें ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये रिजल्ट याद रखना है कि तुम जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाओगे, H1 H2
वैसे वैसे तुम्हारी ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, ठीक है। G1 और ये G2, तो तुम ये बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट विच वाज 1, G1 वुड बी मोर देन एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट विच वाज G2। ठीक है, समझ गए? ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड हम देखेंगे इफेक्ट्स विद डेप्थ। डेप्थ से G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस D बाय R। तो देखो, जैसे जैसे तुम्हारा D बढ़ेगा तुम्हारी ये वैल्यू कम हो जाएगी, तुम्हारा G डैश कम हो जाएगा। तो एज डेप्थ इंक्रीजेस योर G डैश रिड्यूसेस। ठीक है, समझ गए? थर्ड, तुम्हारी अर्थ की मान लो रोटेशनल स्पीड चेंज हो जाए, रोटेशन, जैसे जैसे तुम्हारी रोटेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे तुम्हारा G डैश कम होता जाएगा। समझ गए? तो देखो यार, सबसे ज्यादा G कहाँ होगा? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। चाहे तुम ऊपर जाओ चाहे तुम नीचे जाओ, तुम्हारा G कम होता जाएगा। समझ गए? अब देखते हैं शेप ऑफ अर्थ पे क्या डिफरेंस है। तुम लोगों को ये तो पता ही है, जो हमारी अर्थ है वो सर्कुलर थोड़ी है, वो तो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। वो मतलब इधर से तो हमारी फैली हुई है, ऊपर से हमारी पोल से दबी हुई है। तो तुम्हें ये भी पता है कि जो रेडियस एट इक्वेटर है वो रेडियस एट पोल्स से ज्यादा है। ठीक है, तो मान लो रेडियस एट पोल्स कम है, देयरफॉर जो G एट इक्वेटर है ना, इट इज लेस देन G एट पोल्स। ठीक है, तो ये चार चीजों को भी अच्छे से याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम सीखेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। देखो यार, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी मिनिमम स्पीड जो अगर किसी बॉडी की हो तो वो उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी जहां पर वो थी उसकी ग्रेविटी से बाहर जा सकती है। मतलब मान लो अगर मैंने इस पेन को एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया तो ये अर्थ की ग्रेविटी को ब्रेक फ्री करके बाहर चली जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम स्पीड टू ब्रेक free from a celestial body's gravity। इसका फॉर्मूला होता है √2GR। अगर मैं अर्थ के केस में कंसिडर करूं, मतलब मैं यहाँ पे G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दूं, R में रेडियस ऑफ अर्थ डाल दूं, तो फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इस पेन को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकूं तो ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक हो गया पूरा। अब हम देखेंगे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो यार, 2015 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इन रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को हम मद्देनजर रखें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर टू? नहीं, ये याद रखना यार, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट। ठीक है, इज द वीकेस्ट अमंग ऑल दीज, मतलब इज द वीकेस्ट अमंग इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली। ये पार्ट सही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। दिस पार्ट इज करेक्ट। वेयर एज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। यस, ये भी सही है। आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं एक बार। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज। नहीं यार, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज लॉन्ग रेंज। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई है। अगली,
Gravitational force is a long range force while the other two are short range forces. नहीं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस भी लॉन्ग रेंज हो सकती हैं, फोर्सेस भी लॉन्ग रेंज हो सकती हैं। तो देखो इसमें से क्या बचा हमारा, ये भी फॉल्स हो गया हमारा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट जो बोलता है। देखो यार याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला एक ऐसा फंडामेंटल फोर्स है जिसका सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर होता है, बल्कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तो रिपल्सिव भी होते हैं। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is increased by 2 times, the gravitational force between them will, अच्छा तो इसने देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया ना, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉडीज। तो इसने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, r जो है तुम्हारा 2r हो गया। ठीक है, अब देखते हैं G m1 m2, इसने बोला कि 2r हो गए तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, है ना, वेयर ये तो हमारे फोर्स के इक्वल था, तो तुम्हारा फोर्स अब क्या हो गया, 1/4 हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, क्या रिमेन सेम, नो, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, नो, डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, नो, डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, यस, देखो तुम्हारा फोर्स यहाँ पे 1/4 हो गया। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ्स सरफेस डिपेंड्स ऑन, देखो हमने इसका पूरा पढ़ा था, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड करता है मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर, है ना, एंड रेडियस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पेन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन देखो, इट्स मास ओनली, इट्स रेडियस ओनली, बोथ इट्स मास एंड रेडियस। तो देखो यार इसके लिए ना तुमको तुम्हारे दोनों फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं ना वो याद होने चाहिए। ठीक है, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर वाला, g इज इक्वल टू दिस, और दूसरा फोर्स इज इक्वल टू gm1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर तुम्हें ये याद रह गए, तुम्हारे ग्रेविटेशन के क्वेश्चन तो गलत बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, what happens to the gravitational force between two objects if the mass of one object is doubled? अच्छा इसने बोला मास तो तुम्हारा m1 तुम्हारा 2m1 हो गया, डबल हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड, इसने बोला r भी तुम्हारा 2r हो गया, तो तुम्हारे फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हर क्वेश्चन वही है, पहले फॉर्मूला लिख लो, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब इसने बोला m1 तुम्हारा क्या हो गया 2m1, तो G 2m1 m2 तुम्हारा r क्या हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2gm1 m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, 2 2 जा 4, क्या बचा gm1 m2 बाय 2r स्क्वायर, ये तो तुम्हारा f के इक्वल था, तो क्या आ गया f बाय 2, तुम्हारा फोर्स क्या हो गया हाफ। अब देखते हैं ऑप्शंस, द फोर्स वुड रिमेन द सेम, नो, द फोर्स वुड बी डबल्ड, नो, द फोर्स वुड बी हाफ, yes, the force would increase by a factor of 4, no, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। if the moon is brought closer to the earth, ठीक है, such that its distance from the earth becomes half, तो इसने बोला r तुम्हारा r by 2 हो गया, half of its original distance, then the gravitational force of attraction between the earth and the moon would, देखो यार सेम फॉर्मूला है, बस अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। पहले तो फॉर्मूला लिख लो, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, अब इसने क्या बोला r बाय 2 हो गया, m1 m2 r बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा gm1 m2 r स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, ये किसके इक्वल है हमारे f के इक्वल, तो 4 टाइम्स ऑफ f, तो हमारा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स की। अब ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस टू हाफ, नो, इंक्रीज टू 2 टाइम्स, नो,
Remain the same? No. Increase to 4 times of its original value? Yes. Therefore, option D is correct. Which one among the following statements is not correct? सबसे पहले क्या करेंगे? Not को highlight. अब पढ़ते हैं. All bodies in the universe attract each other due to gravitational force. हाँ, यही तो हमने पढ़ा है कि हर बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है. And the force is directly proportional to the masses of the bodies and inversely proportional to the square of distance between them. Therefore, option D is तो correct. But हमें किस पे टिक लगाना है? जो कि correct नहीं है. Newton's law of gravitation follows from Newton's laws of motion. नहीं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं. तो हाँ, ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, बट हम चारों पढ़ेंगे. The value of G at the center of Earth is 0. Yes, देखो यार, हमने डेप्थ में पढ़ा तो था G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस D बाय R. ठीक है, अगर तुम डेप्थ पे ही चले गए सेंटर पे, तो तुम्हारी डेप्थ D डेप्थ कितने के इक्वल हो जाएगी? तुम R ही तो नीचे आ गए होगे, तो क्या हो जाएगा? G1 माइनस R बाय R. G1 माइनस 1 विच इज 0. अगर तुम कोई फॉर्मूला ना भी आता तो तुम सोचो ना यार, अगर तुम सेंटर ऑफ अर्थ पर ही पहुंच गए तो तुम्हें खींचेगा कौन? खींचने के लिए कोई नहीं है. देयरफॉर G की वैल्यू क्या है सेंटर पे? 0. अब देखते हैं. मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. यस, ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे. मास क्या है? kg. ठीक है, इट इज द मैटर. वेट क्या है? वेट तो एक फोर्स है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज दीज आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. तो कौन सी स्टेटमेंट गलत बची? ये वाली. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. तो इसने बोला कि यार देखो, ये एक डब्बा था, वो फोर्स क्या कितना होगा जिससे अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है? जो इसका वेट है, mg. ठीक है, क्योंकि हमें पता है वेट किसके इक्वल होता है? mg, जो इसका मास है डिवाइडेड बाय अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी. ठीक है, मास क्या होता है? मास तो मैटर है, वो थोड़ी फोर्स कुछ है. डेंसिटी? नो. मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट? नो. तो वेट इज द फोर्स with which the earth attracts an object. ठीक है, therefore option A is correct. With this we've completed our topic on gravitation. आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया then do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you very much.